ग्रेजुएशन कब किया? 2011 2011 में। विषय क्या था? फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स। अभी क्या कर रही हैं? 2015 से बैंक में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? LSW। अच्छा, ये बताइए, अभी बैंकिंग सेक्टर से प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, जी सर। क्या सोच के आना चाहते हैं? सर मैं यहाँ पर या तो खराब होगा बैंकिंग सेक्टर, आमदनी नहीं होगी, यहाँ पे आमदनी भी होगी। आप बैंक को छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर मुझे एक ही दायरे में रहकर काम करना होता, मोनोटोनस जॉब हो जाता। और यहाँ पर मैं बहुत बड़े टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो कि मैं ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस ला सकती हूँ। और ये एक समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, जो अपने कार्य क्षेत्र क्षमता से लोगों को प्रभावित करता है। बस इसी वजह से। अच्छा, ये LSW ये सब बात तो सही है, एक बात तो छोड़ रहा है। बैंक में आप किस पोस्ट पर? बिजनेस एसोसिएट सर। इसमें तो कमाई में होता नहीं होगा एक्स्ट्रा? जी। इसमें तो कमाई होगा आपको, SDM बनिएगा, योजना पास करिएगा, है ना, कमीशन लीजिएगा, रॉब के साथ साथ पूरी कमाई होगा पूरा। हमको तो यही लगता है मेन उद्देश्य। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे करियर ग्रोथ है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, करियर ग्रोथ है। और बहुत सारी योजनाओं को मुझे करियर ग्रोथ में क्या है, बिहार का जो प्रशासन सेवा सब है उसमें टाइम पर प्रमोशन नहीं मिलता है ना। और बैंक में जहाँ तक हमको पता है, जो साले प्रमोशन का एग्जाम होता है, जी सर, है ना, आप सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं बैंक तक, जी, है ना। तो करियर ग्रोथ तो वहाँ पर है, यहाँ पर बन जाइएगा कब SDM बनिएगा उसका कोई ठीक नहीं है। हमको तो सिर्फ एक ही काम लग रहा है ना। ऐसा नहीं है सर, वहाँ पे बस एक मोनोटोनस जॉब है सर, मतलब लिमिटेड लोग के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत कुछ वहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर मतलब आप पाऊंगी। वहाँ से खुश नहीं है? हाँ, वहाँ पर मैं मतलब आपको बहुत बोरिंग फील होता है वहाँ काम करते? ऐसा नहीं है सर, बोरिंग फील होता है। अगर मोनोटोनस जॉब है, मोनोटोनस का मतलब बस लिमिटेड लोग ही है वहाँ पर रहकर मैं अपना जो योगदान समाज को दे सकती हूँ, जो अभी तक ली हूँ, जो मेरा मन है कि मैं समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, वो नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बैंक में रहते हुए, है ना, कौन सा काम किए जिसको हमको लगेगा आप जरूरतमंद आदमी के लिए किए या समाज के लिए किए, बताइए। समझिए नहीं। बैंक में जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं आप, जी, उसमें कोई ऐसा काम बताइए जो वहाँ पर रहते हुए, है ना, कुछ आदमी के लिए आप सोशल वर्क किए, उसको मदद किए। बैंक में सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और इलिटरेट लोग भी आते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उन लोगों का हेल्प करूँ, जो कि बहुत ज्यादा कुछ एग्जांपल बताइए हमको जो लगा हो, हमको लगा ये सोशल वर्क है या उसको मदद किए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे सर बहुत सारी योजना, सरकार की योजनाएं बैंक में है सर, तो मैं अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके लोगों को बताती हूँ, अवेयर करती हूँ कि जैसे इंश्योरेंस हो गया, तो मैं अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि लोग ले और इनका बेनिफिट उन लोगों को मिल पाए सर। तो इंश्योरेंस का नाम दिए आप, कुछ सरकार के द्वारा 4 साल पहले इंश्योरेंस का स्कीम शुरू किया गया था ना? वो ऐसा लोग थे जिसके पास पहुंच नहीं थी जी। उस योजना का नाम बताइए तो इंश्योरेंस होगा। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये है सर। दो ही है? हाँ, 2 है सर। दोनों में क्या क्या मैं डिटेल से बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सर साल में 12 रुपया कटेगा और इसके अंदर 2 लाख रुपए नेचुरल डेथ पर है सर, आफ्टर डेथ। और ये 18 साल से 70 साल तक के लिए है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो 330 रुपए साल में एक बार कटेगा। वो 18 से 39 साल की, सॉरी सर, 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। अच्छा, इसमें एक चीज शिकायत मतलब है, जो अन्य जो इंश्योरेंस होता है उसमें लोग पैसा जमा करता है जी ना? सर। मान लीजिए मरेगा तब ना पैसा मिलेगा इसमें, है ना? नहीं सर, जीवन ज्योति योजना में अगर मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट भी होता है और परमानेंट डिसेबलमेंट भी है, तो उसमें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस का प्रोविजन अच्छा, है। मान लीजिए वो होगा तब, है ना? ताकि जब हम लोग LIC में इंश्योरेंस करवाते हैं तो 15 साल या 20 साल का जितना साल का होता है पीरियड का, तो उसके बाद हमको कुछ नहीं हुआ तो मेरा पूरा पैसा जो इंटरेस्ट वगैरह होता है सब जोड़ के हमको मिल जाता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? सर ये एक देखा जाए तो सरकार का सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी देने का काम है सर, कि जो ब्रेड अर्नर अगर डेथ कर गए बाहर तो उनके ये फैमिली के किस लिए प्रकार का इंश्योरेंस है? मतलब अगर इसको क्लासिफिकेशन करेंगे इंश्योरेंस टर्म में, तो इसको किस प्रकार का इंश्योरेंस रखिएगा? सम एश्योरेंस कहेंगे सर। इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस है कि हम एश्योर कर रहे हैं आपको कंट्रीब्यूशन। ये एक प्रकार का टर्म प्लान, ठीक जी है? सर। टर्म प्लान में होता है क्या है, जो घटना घटने के बाद बाकी ही, मिलता है सर। ठीक। जी। अच्छा, 1 मई को बैंक में छुट्टी होती है, नहीं सर। लेबर डे को नहीं सर। नहीं होती है, नहीं। कन्फर्म? जी सर। अच्छा, तो लेबर की परिभाषा के अनुसार आप लोग लेबर हैं या नहीं? जी सर। लेबर हैं। प्रशासनिक अधिकारी लेबर है? नहीं सर। प्रशासनिक अधिकारी लेबर नहीं है और आप लेबर हैं, क्या अंतर है दोनों में, क्यों नहीं है वो? सर बैंक को जैसे फैक्ट्री एक्ट या फिर फैक्ट्री एक्ट के तहत ही सर, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसके तहत रखा गया है सर। अच्छा। तो उसके अंदर 20 विदाउट पावर जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो वो लेबर के क्राइटेरिया में है, और 40 अगर वहाँ पे मैनुअल वर्क होता है फैक्ट्री में तो भी वो लेबर के क्राइटेरिया में है। तो बैंक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो वो सब लेबर में आएगा सर। अच्छा, लेबर लॉज लागू होती है बैंकों में? जी सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत ही जो भी डिस्प्यूट होता है वो बैंक उसी के तहत सॉल्व करता है। अच्छा, छत्रसाल जी। सर मैम, आप बैंक में काम करते हैं। जी सर। अभी एक पिछले सप्ताह एक डेवलपमेंट हुआ, फिनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की कि जैसे बैंक डूब जाती है तो लोगों का, कस्टमर का पैसा कब आता आया था, जैसे यस बैंक और 2-3 बैंक, देना बैंक, ये सब में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट आया। क्या अनाउंसमेंट है? सर वो DICGC का है सर, कि मतलब अब पहले ये प्रोविजन था कि 1 लाख रुपए तक अगर बैंक डूबती है तो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और अभी इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है 5 लाख, और 90 डेज के अंदर वो पैसे मिल जाएंगे सर। कौन देगा ये पैसा? DCIGC सर, श्योर नहीं सर। मतलब बैंक तो, मान लीजिए बैंक करप्ट हो गया, बैंक के पास तो पैसा रहेगा नहीं, तो कौन देगा ये पैसा? सर वो इंश्योरेंस कंपनी है सर। इंश्योरेंस कंपनी देगी। जी सर। ओके। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज किया गया उसमें एक यूनिकनेस है, क्या है? सर उसमें सारे रेट तो सेम है, बस एक TRO को सर वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है सर, कि जो भी 1 मिलियन या 1 ट्रिलियन है सर, कि उसके ऊपर अगर कोई क्रेडिट लेते हैं तो उनको TLTRO के तहत लोन ले सकते हैं सर। अभी 2-3 दिन पहले एक टर्मिनोलॉजी आया, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। जी सर। हाँ, 5 मिनट में निकल क्या रहा है? है, 5 मिनट में निकल रहा है। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। ये सुने हैं टर्मिनोलॉजी? जी सर सुने हो, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे।
ओके। टैक्स में जैसे अगर आप आज्ञा दे तो मैं बोलूं। बताइए बताइए। सर जैसे कंपनी मतलब फॉर एग्जांपल 2015 में बनी है और उस समय जो नियम कानून थे उसके तहत बनी, लेकिन गवर्नमेंट अब बोल रही है कि अभी हम अपना लॉ चेंज कर रहे हैं, तो आपको जो पीछे का बकाया है उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस टैक्स इज कॉल्ड सर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो ये इस पर क्या डेवलपमेंट हुआ अभी नया? अभी सर इसको हटा दिया गया है सर। मतलब इसको वेव कर दिया? हाँ वेव कर दिया गया है सर, बहुत इश्यूज तो आ रहे थे इस वजह से इसको वेव कर दिया गया है। माफ कर दिया है। अच्छा, अभी जो सरकारें बोल रही है कि हम लोन माफ़ कर देंगे, जी कुछ सरकारों ने किया भी है। जैसे एमपी में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने बोला लोन माफ़ कर देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली माफ़ कर देंगे। ये सब करने से सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत कम शब्द में बताइएगा। सर अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो ये सर बैंक पे बर्डन बढ़ जाता है सर। अगर मैं कैसे? एक हाँ वो फिर वो सरकार उसको वेट करती है तो पैसा कहीं ना कहीं वो सर एनपीए में चला जाता है सर। नहीं, जैसे सरकार माफ़ कर दी एग्रीकल्चर लोन और कोई जी प्राइवेट बैंक से लिया था, तो प्राइवेट बैंक को सरकार देगी। जी। बैंक के ऊपर और क्या सर मुझे प्रभाव इसका पड़ेगा? आइडिया नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, जैसे अभी देख रहे हैं कि कोई खिलाड़ी है या कोई कुछ अच्छा काम करते हैं, तो देखते हैं कि सब लोग उसको पैसा इतना दे देते हैं, मतलब अनब्रिडल्ड पैसा देते हैं। चाहे कोई कुछ ऑफिसर भी अच्छा काम करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। इससे क्या इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा? इकोनॉमी पर सर वहां से सर टैक्स आ सकता है सर। ये जो इतना लार्ज अमाउंट जो आ रहा है वो वेल्थ टैक्स के रूप में आ सकता है सर इकोनॉमी के पास, सरकार के पास सर। अच्छा, एक चर्चा में विषय रहा, प्रेसिडेंट का सैलरी टैक्सेबल होता है या नहीं? सॉरी सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष को सैलरी मिल रहा हो, ठीक, किस स्थिति में उसको टैक्स नहीं लगेगा? सर आफ्टर जब वो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तब सर। टैक्स नहीं लगता सीनियर सिटीजन को? सर मुझे जहाँ तक लगता है सर नहीं लगता है सीनियर सिटीजन को नहीं टैक्स। नहीं, रियायत है लेकिन टैक्स लगता है। ओके सर थैंक यू सर। एक तो है कि उसका जो गैप है, जो लिमिट है उससे कम हो, जैसे 5 लाख है, 5 लाख से कम हो तो नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि वो सैलरी ना ले, सैलरी मतलब डोनेट कर दे, नहीं लगेगा। चैरिटी ये दो। के चैरिटी के केस में नहीं लगेगा हाँ, सर। बस दो काम में से कोई काम करे तो सही है। जी गुड। सर। आप फीमेल हैं। जी भारत का, ये बिहार का जो फीमेल लिटरेसी रेट है, अभी 50% अब भी है, आज़ादी के 70 साल बाद भी। जी सर। आपको क्या लगता है ये कब तक में 100% हो जाएगा? सर लास्ट सेंसस को देखें 2001 से तो ग्रोथ हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं चल रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन में से दिक्कत है। और जो मतलब इश्यूज जो है अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए या ड्रॉप आउट रेट हम देखें, क्यों बच्चे स्कूल नहीं, लड़कियां लोग स्कूल नहीं जा रही हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, सिक्योरिटी इश्यूज को अगर हम ठीक कर लें तो मुझे जहाँ तक लगता है सर बहुत जल्दी हम लोग 100% को अचीव कर लेंगे सर।
क्या आप एक एसडीएम आप अगर हैं, आपको दे दिया गया कि इस सब डिवीज़न का लिटरेसी रेट आपके टेन्योर में 1 ईयर में कुछ डेवलपमेंट दिखाना है, क्या करिएगा? आपका क्या पहल होगा? सर सबसे पहले तो मैं अपने एरिया में स्कूलों को विजिट करूंगी, वहाँ पे जाके देखूंगी कि क्या पहले प्रॉब्लम है, पता करूंगी पहले कि क्या वहाँ पे रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स का, क्या रेशियो है स्कूल आने का। उसके बाद अगर पता चलता है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा पीछे हैं, नहीं आ रही हैं, तो फिर मैं पर्सनली जाके गर्ल्स से मतलब ग्राम सभा का भी इसमें योगदान ले सकती हूँ कि क्यों वो लोग नहीं स्कूल सर, नहीं आ रही हैं, जो भी इश्यूज है तो मैं अपने लेवल पे सर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। दूसरा अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश करूंगी। तीसरा हो गया सर, मैं टीचर्स को बोलूंगी कि वो नहीं बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट करें। रोकना चाहूँगा। अभी सबसे पहला स्टेप माना जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल में दाखिला करवाइए। आप ये करवाएंगी? हाँ सर करवाऊंगी। पक्का? जी सर। सारे आईएएस, सारे आईपीएस, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो सब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं। दूसरे बच्चे भी आएंगे। हाँ सर, बहुत ये मोटिवेशन का ये मोटिवेशनल होगा सर। इस वजह से आज सर आज और भी बच्चे स्कूल आएंगे सर। आज के दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? दीपू इनको अभी सर अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है सर, शायद इस वजह से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं सर। अब आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो क्वालिटी कहाँ से आएगा? सर मैं जिस एरिया में रहूंगी सर वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करूंगी सर। कैसे कैसे? टीचर्स पे एक नोडल अथॉरिटी भी बना सकते हैं सर कि जो आ, एक तो मुझे जहाँ तक लगता है बिहार में सर टीचर्स रेगुलर नहीं आते हैं, ये भी एक फैक्टर है सर। तो मैं क्या अगर करिएगा आप उसके लिए? कंट्रोल रखूँ, बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह अगर स्कूल में लगा दूँ कि टीचर अटेंडेंस रेगुलेट होगा तो सर वहाँ पे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी सर। ये काम आप किस अथॉरिटी से कर सकते हैं? आप किस पोस्ट पर रहिएगा तो ये काम कर सकती हैं? सर मैं ये प्रोविजन आगे तो भेज सकती हूँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नहीं, आप एक कौन सा पद जो बीपीएससी में है भी, कौन सा पद रहेगा तो ये सब आप कर सकती हैं? वो पद का नाम पूछ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर। ये तो डायरेक्ट नहीं है। सॉरी सर। अच्छा, अभी फ्लड का सिचुएशन फिर से गंभीर हो गया है। सपोज आप एक एसडीएम है, फ्लड कंट्रोल के लिए दिया गया, आपका पहला स्टेप बताइए, क्या करिएगा? सर मेरा पहला स्टेप होगा उस एरिया से लोगों को खाली करवाना सर, ऊंचे स्थान पे उन लोगों को भेजना। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी। उसके बाद फर्स्ट एड, फूड, वाटर, ये सब की सुविधा अवेलेबल कराऊं। तीसरा हो गया एम्बुलेंस सर्विस। फिर एसडीआरएफ को इन्फॉर्म करूंगी कि वो जल्दी से जल्दी आ सके उस एरिया में। पोस्ट प्रायोरिटी क्या बताएं मैम? सर फर्स्ट है बीएस, सेकंड है डीईओ और थर्ड है सर आरडीओ। ठीक सर। चलिए हाँ रोक दे। डीयू कहाँ होता है? बीईएस होता है। बीएस तो बोल दिया ना। डीयू बोलिए तुम। डीईओ नहीं एजुकेशन नहीं, बीएस बीईएस है, बिहार एजुकेशन सर्विस। आज थोड़ा ऐसा नया सवाल कुछ आ गया ना, बहुत ज्यादा। बिहार एजुकेशन सर्विस। हाँ हाँ